क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णा कुलकर्णी अपनी पुस्तकें नियमित रूप से नहीं रखते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली को बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करते हैं और 31 मार्च 2015 को निम्न सूचनाओं के आधार पर लाभ हानि का विवरण तैयार करना है, जैसे हम तैयार करते आए हैं। यूनिक क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यूनिक यह है कि नीचे देखो, निम्न समायोजन करें। यही इसमें हम सीखेंगे कि ये जो समायोजन है, जैसे कि आहरण है और कार पर 5% की दर से और फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास लगाएं, फिर बकाया किराया 6000 दिया हुआ है। ये जो दो समायोजन है यही एक अतिरिक्त है, तो इसी क्वेश्चन को हम करेंगे आज सॉल्व। और हमें इसके लिए सबसे पहले ये जो 1 अप्रैल 2016 का अवस्था विवरण बना करके प्रारंभिक पूंजी को ज्ञात करना है। तो हम दो अवस्था विवरण बनाएंगे क्योंकि दो बैलेंस दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2016 का जो हम शेष लेंगे 10,000, 20,000, 10,000, 10,000, तो ये होगा हमारा प्रारंभिक अवस्था विवरण। और 31 मार्च 2017 का जब हम बनाएंगे तो उसमें 36,000, 80,000, 46,000 वाले अमाउंट को लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अंतिम अवस्था विवरण। तो इसको ही हम सवाल को हल करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एससीईआरटी। ओके, तो हम अवस्था विवरण का फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे, अवस्था विवरण का फॉर्मेट। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अवस्था विवरण को बनाएंगे। तो आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर अवस्था विवरण में सबसे पहले हम अंतिम अवस्था विवरण बनाते हैं यहाँ पर, और अंतिम अवस्था विवरण में ही हमें समायोजन को लेना है। आपको याद रखना है कि समायोजन जितने भी होते हैं वो अंतिम में ही अवस्था विवरण में ही लिए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था विवरण में सिर्फ ये जो शेष दिए हुए हैं उन शेषों को ही लिखना है, लेकिन अंतिम अवस्था विवरण में हमें समायोजन भी लेना है। तो समायोजन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले बकाया किराया 6,000 रुपए है, तो हमने बकाया किराया 6,000 रुपए लिख दिया। उसके बाद अगर हम दायित्व पक्ष में देखें तो आपको दिखा हुआ है यहाँ पर अंतिम में हम लिख रहे हैं लेनदार, यहाँ लिखा हुआ है लेनदार दायित्व है, और उसकी जो राशि है वो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 46,000 रुपए। लेनदार के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर देय विपत्र भी है, इसको भी देखिए आप, देय विपत्र दायित्व में ही हम लिखेंगे और इसका अमाउंट है 42,000 रुपए। तो 42,000 रुपए देय विपत्र हैं और लेनदार के यहाँ पर हम देखेंगे 46,000 रुपए। तो अंतिम अवस्था विवरण में हम यहाँ ले रहे हैं। अब हम आते हैं संपत्ति पक्ष की तरफ। संपत्ति पक्ष में आप देखेंगे यहाँ पर विनियोग 50,000 रुपए और उसके ऊपर लिखा हुआ है देखिए फर्नीचर, यह भी संपत्ति है और उसका अमाउंट है यहाँ पर 48,000 रुपए। और उसी फर्नीचर पर जो 48,000 रुपए यहाँ पर शेष दिया हुआ, उसी फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास लगाएं। तो 48,000 रुपए जो शेष है उस पर हमें 10% ह्रास लगाना है। शुरू में देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है हस्तस्थ रोकड़ 36,000 रुपए, हस्तस्थ रोकड़ 36,000 रुपए और नीचे लिखा हुआ है बैंक शेष, तो ये बैंक में रोकड़ है और उस 90,000 रुपए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और हस्तस्थ रोकड़ 36,000 रुपए। उसके बाद क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है देनदार, ये व्यक्ति है और इसका अमाउंट है यहाँ पर 80,000 रुपए। देनदार के बाद यहाँ पर देखिए प्राप्य विपत्र 24,000 रुपए। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए कार है, कार जो संपत्ति है, यह संपत्ति वर्ष के प्रारंभिक शेष में देखिए नील है, डैश लगा हुआ है और यहाँ पर अंत में मतलब वर्ष के दौरान ये परचेज हुआ है और उसका अमाउंट है 80,000 रुपए और 5% की दर से ह्रास लगाना है, जैसे फर्नीचर पर लगाना है। ये कार का अमाउंट 80,000 रुपए का है, 80,000 पर हम 5% की दर से ह्रास लगाएंगे। तो उससे पहले हम स्टॉक लिख लेते हैं। स्टॉक का अमाउंट 30,000 रुपए है और कार का अमाउंट हमने देखा 80,000 रुपए है। तो 80,000 का 5% यदि हम ह्रास कैलकुलेट करें तो 8 पंचे 40 और 2 शून्य बच गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4,000 रुपए। 4,000 रुपए का अमाउंट को हम यहाँ पर माइनस कर दे हैं। हम वैसे भी पहले भी जब बनाते थे तुलन पत्र तो उसमें भी हम माइनस ही करते थे, तो यहाँ पर अवस्था विवरण में भी हमें ह्रास को माइनस करना है। तो 80,000 में 4,000 माइनस हो जाएगा, 76,000 रुपए हमें बाहर शो कर देना है। फिर जो दूसरा स्थायी संपत्ति है, चल संपत्तियों के बाद स्थायी और फर्नीचर हमने हाईलाइट कर रखा था,
48,000 रुपए और इसी पर हमें 10% का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो 48,000 का 10% सीधे सीधे हम 1 शून्य 10 में से और 1 शून्य 48,000 में से, तो 4800 4,800 रुपए आ जाएगा। तो हम ले लेंगे 48,000, 4,800 रुपए जब हम इसमें से कम कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 43,200 रुपए। और फिर हमने जो स्थायी संपत्तियों में हम देखेंगे विनियोग अमाउंट है 50,000 रुपए, कोई समायोजन नहीं है, तो सीधे सीधे हम यहाँ 50,000 रुपए लिख देंगे। तो सारे संपत्ति और दायित्व हम लिख चुके हैं। अब हमें टोटल करने की बारी आती है। अगर हम संपत्ति पक्ष के ये समस्त संपत्तियों को, चल संपत्तियों को और उसके बाद फिर स्थायी संपत्तियों को हमने क्रम से लिखा है, तो इसका अगर हम टोटल देखें तो ये और हो रहा है 4,29,200 रुपए। अब इस 4,29,200 रुपए में लेनदार देवीपत्र और बकाया राशि है, उस टोटल 94,000 हो रहे हैं। तो हम अगर 94,000 को 4,29,200 में से माइनस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगी हमारा पूंजी शेष, और वो पूंजी शेष लिखा हुआ है। चूंकि हम अंतिम अवस्था विवरण बना रहे हैं तो पूंजी शेष होगा हमारा 3,35,200 रुपए। इसी तरह से अब हमें प्रारंभिक अवस्था विवरण बनाना है। प्रारंभिक अवस्था विवरण अंतिम अवस्था विवरण से थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उसमें हमें किसी भी समायोजन को ध्यान नहीं रखना है। जो बैलेंसेस, जो शेष दिए हुए हैं, केवल उन्हीं शेषों को ही लिखना है। मदे हैं लेनदार और देवीपत्र, यह दायित्व है, ठीक है, 10,000, लेनदार और देवीपत्र 4,000 रुपए, 10,000 रुपए लेनदार और देवीपत्र 4,000 रुपए। अब आती है संपत्ति पक्ष की बारी। संपत्ति पक्ष में हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़ को हम देखते हैं। प्रारंभिक शेष क्या कहता है? हस्तस्थ रोकड़ यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट 10,000 रुपए और बैंक में रोकड़ नीचे दिया हुआ है 1,00,000 रुपए संपत्ति में। और उसके बाद हम बढ़े यदि तो देनदार आप देखेंगे 20,000 रुपए की राशि दी हुई है, तो 20,000 रुपए देनदार बगैर कोई समायोजन के हमें लिखना है। फिर प्राप्य पत्र 10,000 रुपए, हमें दोनों राशियों को हम लिख लेना है, 20,000 देनदार और 10,000 रुपए प्राप्य पत्र। उसके बाद चल संपत्तियों की बात अगर आती है तो उसमें हम देखेंगे बीच में कार आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो स्थायी संपत्ति है, लेकिन चल संपत्ति हम एक क्रम से लिख रहे हैं। तो स्टॉक 40,000 रुपए हम स्टॉक ने अंतिम रहतिया में लिख देंगे। कार तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि कार तो डैश लगा हुआ है, तो कार आउट हो गया। फिर उसके बाद स्थायी संपत्तियों में हम देखें यहाँ पर फर्नीचर 8,000 रुपए लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि हम इस क्वेश्चन में ये सीख रहे हैं कि जो प्रारंभिक शेष होता है उस पर किसी प्रकार का डिप्रिसिएशन नहीं लगाना है। ह्रास की राशि, ह्रास की गणना वर्ष के अंत में किया जाता है, वर्ष के प्रारंभ में नहीं। तो यहाँ पर प्रारंभिक शेष है, तो इसमें हमें केवल यहाँ पर 8,000 रुपए फर्नीचर का और विनियोग की राशि यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक शेष में 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए हम विनियोग को लिख देंगे। 8,000 फर्नीचर के और 40,000 विनियोगों के। हम सारे संपत्तियों को, दायित्व को लिख चुके हैं। अब टोटल लगाने की बारी आती है, तो हम सारे संपत्तियों के यदि योग करें तो ये 2,28,000 रुपए आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,28,000 रुपए। और उसमें से 14,000 रुपए को यदि हम माइनस कर दें तो 2,14,000 रुपए, ये आसान हो गया। 2,14,000 रुपए हमारा प्रारंभिक पूंजी शेष हो गया। तो प्रारंभिक पूंजी शेष हमने निकाल लिया है। अब हमें बनाना है लाभ हानि विवरण। लाभ हानि विवरण बनाने के लिए हम यहाँ आते हैं लाभ हानि विवरण पर, और वर्ष के अंत में यहाँ पर पूंजी लिखा हुआ है। आप देखेंगे सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है मैंने आपको लिखा है, वर्ष में अंत में पूंजी, उसमें हमको आहरण को जोड़ना है और वर्ष के दौरान के हुए लाभ और वर्ष के प्रारंभ के पूंजी को यहाँ पर घटाना है। इस क्वेश्चन में जो हमने अंतिम शेष, अंतिम पूंजी निकाला है, वो अंतिम अवस्था विवरण का जो शेष राशि है वो 3,35,200 और प्रारंभिक पूंजी को याद रखेंगे हम 2,14,000 है। तो और वर्ष का आहरण यदि हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पर नीचे समायोजन में, तो आहरण लिखा हुआ है कृष्णा कुलकर्णी ने निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए प्रति मास, एक महीने में 5,000 रुपए, तो पूरे वर्ष में 12×5 60। ओके, तो हमें यहाँ पर ले लेना है 60,000 रुपए। ये कैसे आया 60,000? हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5,000 रुपए हमने लिया प्रति मास और हमने गुणा किया 12 महीने का,
तो ये 1 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष की राशि होगी 60,000 रुपए और उसी 60,000 रुपए को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 3,95,200 रुपए जोड़ने के उपरांत। अब उसमें घटाना है वर्ष के दौरान का लाभ यदि कोई हो। घटाना है तो इस क्वेश्चन में नहीं है, वर्ष के दौरान का कोई लाभ है नहीं है, इसने लगाया है अतिरिक्त पूंजी। इसको हम अतिरिक्त पूंजी करेंगे 30,000 रुपए। तो अतिरिक्त पूंजी जो है वो 30,000 रुपए है। तो अतिरिक्त पूंजी को प्रारंभिक पूंजी के समान ही हम यहाँ पर घटाते हैं। तो आ गया ये 95,000 में 30,000 माइनस कर दिया तो 65 आ गया, 3,65,200। और हमने देखिए प्रारंभिक अवस्था विवरण में हमने निकाला है प्रारंभिक पूंजी शेष 2,14,000 रुपए। ये हमने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया है, तो उसको भी हमें करना है यहाँ पर माइनस। तो हम उसको ले लेंगे 2,14,000 रुपए। तो इस प्रकार से हमारा जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा पॉजिटिव में। तो ये होगा लाभ, वर्ष के दौरान का लाभ 1,51,200 रुपए। तो उससे पहले हम यहाँ पर सवाल तो बन चुका है, भले जो बुक में जो आंसर है वो आंसर से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये मैच हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये जो करेक्शन है इसको हम कर लेते हैं अतिरिक्त पूंजी। और जो डेट्स हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए प्रारंभिक का दिखा हुआ है 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017। ये क्वेश्चन हो गया डन। अब मैं इसका अगर स्क्रीनशॉट शेयर करूं आपको तो आप इसको रख लेंगे स्क्रीनशॉट। और इसका जो अगला क्वेश्चन है हूबहू ऐसे ही है, संभवतः 2 बार लेना पड़े, फिर एक बार और उसका हाफ शेयर करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा है कि समायोजन जितने दिए होंगे, ह्रास या ब्याज या बकाया अदत्त वगैरह, उसे हमें अंतिम अवस्था विवरण में लेना है, ना कि प्रारंभिक अवस्था विवरण में। ये यहाँ पर सीखने वाली बात है। और आप देखेंगे हमने यहाँ पर उत्तर जो कैलकुलेट किया है वो है 1,51,200 और यह उत्तर क्या आ रहा है 1,41,200। तो 10,000 रुपए का यहाँ पर उत्तर मिसमैच कर रहा है। अंतिम अवस्था विवरण समायोजन के साथ जो बनाया है 4,29,200। तो आप यहाँ देखिए हमारा अंतिम अवस्था विवरण यदि हम देखें तो 4,29,200 ये मैच कर रहा है। सिर्फ 10,000 रुपए से वो हमारा लाभ हानि विवरण या लाभ की गणना जो है कैलकुलेट मैच नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यही उत्तर को हम नोट करेंगे कॉपी पर। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हूबहू ऐसे ही है। देखिए आप, ये जो 14 नंबर है सेम क्वेश्चन है। आपको 1 अप्रैल 2016 के कुछ शेष दिए हुए हैं और 31 मार्च 2017 के कुछ शेष दिए हुए हैं। और इसमें देखो निजी उपयोग के लिए दिया हुआ है 10,000 रुपए प्रति माह। तो 10,000 रुपए प्रति माह तो 12 गुणित 12 हो जाएगा 1,20,00,000। वर्ष के दौरान नई पूंजी 2 लाख रुपए लगाया। डूबत ऋण 2,000 रुपए है। देनदारों पर 5% का प्रावधान करना है। तो डूबत ऋण आप तो जानते हैं देनदार से घटता है, और जो 5% का हमें प्रावधान करना है वह विविध देनदारों पर करना है, और वो 1,40,000 रुपए की राशि है, उस पर हमें 5% का प्रावधान करना है। अदत्त वेतन जो 2,400 रुपए है, इसे हमें अंतिम अवस्था विवरण में लेना है, और पूर्व दत्त बीमा को संपत्ति पक्ष में लेना है 700 रुपए, और फर्नीचर और मशीनरी पर 10% की दर से ह्रास का कैलकुलेशन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसी क्वेश्चन को यदि हम टारगेट करेंगे 13 को अगर हम अनुसरण करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी आंसर जो है वो बुक के आंसर से मैच नहीं करता है, लेकिन बावजूद इसके ये क्वेश्चन को हम HW में दे रहे हैं, इसको आप बनाएंगे।